नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग। मैं हूं गौरव। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवदुर्गा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवदुर्गा महोत्सव का पहला दिन है और पहले दिन के साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ख़रीदारी भी शुरू कर दी होगी। कुछ लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे होंगे या कुछ लोग नया प्लॉट या घर खरीदने का प्लान भी बना रहे होंगे। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी घर या हमारा जो व्यापार होता है उसमें वास्तुशास्त्र का बहुत कुछ प्रभाव रहता है। हमारे घर में या व्यापार में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है उसमें वास्तु का बहुत फ़र्क पड़ता है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वास्तुशास्त्र अच्छा है या इसको उपयोग करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक वास्तु एक्सपर्ट हैं जिनका नाम एशिया बुक और इंडिया बुक में भी दर्ज हो चुका है। बहुत ही जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रयास मंगल जी का, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आज उनसे हम जानेंगे सबसे पहले वास्तु के बारे में और हम अपने घर में सुख समृद्धि या व्यापार में कैसे लाभ कमा सकते हैं वास्तु के द्वारा। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और सभी मित्रों का भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रयास जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लोगों ने नाम तो सुना है वास्तुशास्त्र और कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन ये जो है आर्ट है, बहुत प्राचीन है, लेकिन क्या है वास्तव में ये वास्तुशास्त्र? सबसे पहले आज यह समझते हैं कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन समय में कल्प वृक्ष हुआ करते थे। इंसान की जितनी ज़रूरत होती थी उन कल्प वृक्षों के सामने जाता था और उन कल्प वृक्ष के सामने अपनी विष रखता था और वह चीज़ उसको मिल जाती थी। लेकिन इंसान ने जब ज़रूरत से ज़्यादा उन कल्प वृक्षों से मांगना चालू किया तब वह कल्प वृक्ष सूखना चालू हुए। इसके चिंतन में भगवान आदिनाथ ने उनके चौथे नंबर के पुत्र विश्वकर्मा को वास्तु विद्या का ज्ञान दिया। वास्तु है क्या? सबसे पहले वास्तु की परिभाषा यह है कि वास्तु का मतलब है निवास या व्यवसाय की भूमि, अर्थात भूमि का 70% योगदान होता है वास्तु में और 23% योगदान दिशाओं का होता है कि किस दिशा में क्या बनना चाहिए और 7% का महत्व रंग वास्तु का होता है। लेकिन आज के समय में मात्र तोड़ फोड़ का नाम वास्तु है, जबकि यथार्थ यह है कि वास्तु में दिशा से ज़्यादा दशा महत्वपूर्ण है कि भूमि आपकी कैसी है। भूमि आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शल्य है, हड्डी है, कंकाल है, योग्य अयोग्य, स्कूल के लायक है, व्यापार के लायक है, घर के लायक है, किस लायक है भूमि। अर्थात भूमि को पहचानने का नाम ही सही अर्थों में वास्तु है। अभी आपने भूमि की बात की, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात की, तो ये जानकारी कैसे मिलती है कि भूमि के अंदर नेगेटिव एनर्जी है? हमारे प्राचीन शास्त्रों में जैसे सम्रांगन, सूत्रधार, राजवल्लभम, विश्वकर्मा प्रकाशन में बहुत सारे मेथड्स हैं भूमि की ऊर्जा को चेक करने के लिए। भूमि की में आप 1x1 का गड्ढा करके उसमें जल का भराव करके उसको तरीके से भी पहचान सकते हैं कि भूमि कैसी है। उसके अलावा भूमि को पहचानने के लिए जो मैं उपयोग करता हूँ वो डाउजिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं कि कॉपर की 2 रॉडों से भी भूमि की ऊर्जा को चेक किया जा सकता है। आधुनिक समय में अब लेजर एंटीना उपकरण से भी भूमि की ऊर्जा का पता किया जा सकता है। यह चेक करने के लिए मेरे पास ये कॉपर की 2 रॉड हैं, आप सभी लोगों को दिखाई दे रही होंगी। इसको बोलते हैं डाउजिंग टेक्निक। ये 2 कॉपर की रॉड है, जिस भी भूमि पर मैं लेकर चलता हूँ उस पर जितनी इंटेंसिटी से रॉड घूम जाती है उतनी इंटेंसिटी से पता चल जाता है कि ये भूमि आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये कॉपर की रॉडें जिस भूमि पर एंटी क्लॉक घूमती हैं, अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला ज़मीन में कोई एलिमेंट होता है, और ये रॉडें जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घूमती वह भूमि बाधित स्थापित भूमि होती है। जब भूमि की ऊर्जा को सही तरीके से कर लिया जाता है तो उससे आपके कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। ये तो आपने बताया कि अगर वो किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो आप इस तरह से चेक कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग खरीद लेते हैं, भूमि पड़ी हुई है और नेगेटिव एनर्जी है, तो कोई साधारण सा कोई उपाय है जिसके द्वारा वो जानकारी ले पाए? देखिए, सबसे पहले आप भूमि का परीक्षण करें कि भूमि आपकी कैसी है। भूमि नेगेटिव है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये देखता है सबसे पहले कि आपको कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर आपको 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो उतने पैरासीटामोल, उतने mg की वो आपको देता है। तो भूमि का परीक्षण करके सबसे पहले उसमें भूमि में गड्ढे को 3 फुट तक गहरा भूमि को खोदना चाहिए। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके भीमसेनी कपूर को अत्यधिक मात्रा में जलाना चाहिए। उसके बाद आप गौशाला की मिट्टी, गाय का गोबर, फिटकरी, खड़ा नमक
और चूने को मिलाकर एक घोल तैयार करके भूमि में गड्ढे कर करके उनको डालते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भूमि की ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा आधुनिक यंत्रों में आजकल जैसे कि आप पारे का उपयोग कर सकते हैं, कॉपर के पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के समय में प्लास्टिक के पिरामिडों की भारत जैसे देश में बाढ़ आ चुकी है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके फेस पर मैं पॉलीथीन से कवर कर दूँ तो आप एनर्जी ले पाएंगे क्या? तो प्लास्टिक के पिरामिड क्यों रख रहे हो? अगर आपको पिरामिड का उपयोग करना है तो तांबे के पिरामिड का उपयोग करो। क्यों? तांबा मंगल का होता है और भूमि मंगल की होती है, इसलिए जब आप तांबे के पिरामिड ज़मीन में लगाओगे तो बहुत अच्छी एनर्जी बढ़ेगी। और अच्छी ऊर्जा बढ़ानी है, चांदी के पिरामिड का उपयोग कर सकते हो, तांबे के पिरामिड, पीतल के पिरामिड, इन धातुओं के पिरामिड आप ज़मीन में लगाते हो तो ज़मीन की ऊर्जा बढ़ती है। और कई मेथड्स हैं, क्रिस्टल क्वार्ट्स ज़मीन में डाल के ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनसे भूमि की ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है और मैंने हज़ारों केसेस में भूमि की ऊर्जा को बढ़ाया है। प्रयास जी, ये तो आपने बात की कि भूमि की, लेकिन किसी जगह पर फैक्ट्री या व्यापारिक एरिया ऑलरेडी निर्मित है तो वहाँ पर कहते हैं कि जैसे आपने अभी बताया भी कि तोड़फोड़ का विज्ञान है वास्तु, ऐसा लोग मानते हैं। तो क्या अगर किसी में वास्तु दोष है जिस वजह से व्यापार नहीं हो पा रहा है तो वास्तु दोष बिना तोड़फोड़ के भी किया जा सकता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया वास्तु में 70% महत्व भूमि का है, 23% महत्व दिशाओं का है, 7% महत्व रंग का है। अगर आपकी मशीनरी फैक्ट्री में गलत लगी हुई है, घर में किसी गलत दिशा में आपकी किचन बनी हुई है, बेडरूम बना हुआ है, किसी भी जोन में आपके लेट बाथ गलत बने हुए हैं, तो सबसे पहले उस जगह में आप ड्रिल मशीन से छेद करके पारे को इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे जगह की एनर्जी में परिवर्तन होता है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कलर वास्तु होती है। सूर्य की किरणें जिस भी कलर पर पड़ती हैं उसके परावर्तन से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जैसे 5 एलिमेंट होते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। जल तत्व की दिशा होती है उत्तर दिशा। जैसे उत्तर दिशा में कोई दोष है तो वहाँ आप नीले रंग का उपयोग करें, तब निश्चित रूप से आपके बिना तोड़-फोड़ के सारे दोषों का निवारण हो जाएगा। इसी प्रकार आपके जैसे पूरब दिशा वायु तत्व की है, अगर उस दिशा में कोई दोष है तो आप ग्रीन कलर करिए। अग्नि तत्व वाली दिशा में दोष है तो रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर करिए। अगर आपके साउथ वेस्ट में दोष है तो येलो कलर करिए। इस प्रकार कलरों के माध्यम से भी बिना तोड़-फोड़ के वास्तु दोषों को सही किया जा सकता है। एक प्रश्न निकल कर आता है कि अगर कोई मकान या घर जो है वास्तु के अनुसार ही निर्मित किया गया हो तो क्या इसकी गारंटी रहती है कि उसके बाद ना उस घर में ना उस व्यापार में कोई समस्या नहीं आएगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये सब हम कार्य कर रहे हैं, जीवन में हम पैदा हुए हैं तो हम सब कर्म कर रहे हैं अपना, तो जो सब हम पिछले जन्म में बोकर आए हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जो हम पिछले जन्म में बोके आए हैं वो तो अपने को इस जन्म में भोगना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आती है, कुछ आता है, अगर मैं आपसे पूछूं आप उसका इलाज ना कराएं तो वह बीमारी सही हो जाएगी क्या? तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई समस्या है, आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वह वास्तु के दोष के कारण आ रही है कि प्रारब्ध जनित दोषों के कारण आ रही है? लेकिन अगर आप वास्तु जनित दोषों को दूर कर लेते हैं तब निश्चित रूप से वह परेशानी आपकी प्रारब्ध जनित ही हो सकती है। लेकिन हमको यह पता करना पड़ेगा कि यह परेशानी वास्तु जनित है कि प्रारब्ध जनित। जैसे अगर किसी घर में वास्तु दोष है और घर के अंदर 6-7 या जितने भी मेंबर्स रहते हैं तो उस दोष का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग पड़ता है या सब पर समान ही प्रभाव रहता है? देखिए, वास्तु में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे बताते हैं कि घर के मुखिया को साउथ वेस्ट जोन में मतलब नैऋत्य कोण में सोना चाहिए, उनके बड़े पुत्र को दक्षिण दिशा में सोना चाहिए, छोटे पुत्र को पश्चिम दिशा में सोना चाहिए। अगर और छोटे पुत्र तो उनकी व्यवस्था उस हिसाब से उन हल्के डायरेक्शंस में रहती है। अगर आपका मानकर चलो पिताजी अगर गलत दिशा में सो रहे हैं तो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट की कमान है वह ख़त्म हो जाएगी और बच्चे उस घर में पिता पे हावी होंगे। तो अगर वे व्यवस्थित उसमें जीवन यापन करते हैं, सोते हैं, तब निश्चित रूप से उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उनके घर में नई अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। अभी नवदुर्गा का माहौल चल रहा है और ख़रीदारी भी लोग कर रहे हैं, अखबार में भी बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, बिल्डर्स सेल कर रहे हैं मकान। और अब एक चीज़ देखने में आती है कि लिखा रहता है या बिल्डर्स बताते भी हैं कि ये जो फ्लैट निर्मित है वो वास्तु के अनुसार निर्मित है। तो कितनी इसके अंदर सच्चाई रहती है? आपको क्या लगता है कि वास्तव में वे वास्तु के अनुसार बना पाते होंगे?
देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसी वास्तु करनी है तो 5वीं क्लास वाला व्यक्ति भी वास्तु कर लेगा। उसका कारण क्यों? क्योंकि जिसको आप पूरब दिशा मानते हो, ज़रूरी नहीं है कि वह उस फ्लैट की, उस फैक्ट्री की, उस घर की एग्जैक्ट पूरब दिशा हो। सबसे पहले उस जगह पर जाकर क्लाइनो कंपास से दिशाओं को निरीक्षण करना पड़ता है। अपनी पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, जिसके 90 डिग्री चारों दिशाओं की फिक्स है। ठीक है, अगर हम मान कर चलो ईस्ट आपका टिल्ट है नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट टिल्ट जितना होगा उतने जितने बाई जितने का प्लॉट आपका होगा उतनी दिशाओं का विभाजन उसको करना पड़ेगा, अर्थात उस पूरे जगह की आपको जॉइनिंग करनी पड़ेगी। जब जगह की आप जॉइनिंग कर लेंगे तभी आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। लेकिन आज भ्रांति फैल चुकी है कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, अग्नि कोण में किचन होनी चाहिए, नैऋत्य कोण में बेडरूम होना चाहिए और वायव्य कोण में लेट बाथ होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे सैकड़ों केस बता सकता हूँ जिसको ईशान कोण मान रहे थे, लेकिन उनका घर 60 डिग्री टिल्ट होने के कारण पता चला कि उनके घर का वो ईशान कोण अग्नि कोण बन गया। तो उनको अपने जीवन में ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा घर वास्तु के अनुसार बना है। तो इसलिए मित्रों, जब तक वास्तु का पूरा ज्ञान ना हो तब तक आप वास्तु को परफेक्ट नहीं मान सकते। आपको सबसे पहले दिशाओं का निरीक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद जॉइनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये पता कर सकते हैं कि घर वास्तु के अनुसार बना है कि नहीं बना। घर की बात चल रही है तो एक और प्रश्न निकल कर आता है कि कहा जाता है कि दक्षिण मुखी जो फ्लैट या फिर घर बने हुए हैं उन्हें अशुभ माना जाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि दक्षिण मुखी घर को अशुभ या शुभ क्यों बोला जाता है। मैं आज आपको रिकॉर्ड लेके बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि पूरब और उत्तर में जितने लोग रह रहे हैं वह सब सुखी हैं क्या, और दक्षिण में जितने लोग रह रहे हैं वह सब दुखी हैं क्या? ये सब भ्रांतियाँ हैं। अगर आप पूरब मुखी मकान में भी रह रहे हैं, उत्तर मुखी मकान में भी रह रहे हैं, अगर वह वास्तु के अनुसार नहीं बना तो उनमें भी वही परेशानियाँ हैं। बस इसमें एक नियम यह होता है कि दक्षिण मुखी मकान में आपको वास्तु के नियमों का भली भांति ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। उसका कारण क्योंकि जैसे आजकल जैसे जिसका दक्षिण मुखी मकान है तो वह अपने पार्किंग एरिया में ही पानी का टैंक अंडरग्राउंड खोद देता है। तो वास्तु का एक गोल्डन रूल है, ईस्ट और नॉर्थ हमेशा डाउन होना चाहिए, साउथ और वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ में खोद दिया, उनका मकान बनते बनते तक ही उनको इतनी समस्याएं आएंगी कि उनको ऐसा लगेगा कि दक्षिण मुखी मकान बेकार होता है। जबकि मित्रों ऐसा नहीं है। दक्षिण मुखी मकान जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ का मूलांक स्टार्टिंग डेट 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, उनको दक्षिण मुखी मकान सूट होता है। और उसके अलावा अगर आप दक्षिण मुखी मकान वास्तु के नियमों से बनाएंगे तब निश्चित रूप से आप 100% उस मकान पर बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। जी प्रयास जी, आप तो पूरा भारत घूमते हैं, अलग अलग वास्तु के लोगों को बताने के लिए जाते हैं, तो अभी तक कैसे कैसे केस स्टडी आपके सामने आए हैं जहां आपको लगा हो कि ये दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, सैकड़ों केसेस, काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो बिल्डिंगें कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी। 5-5 साल से इन बिल्डिंगों पर काम ही पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ घर ऐसे थे जिनमें तलाक की नौबत तक आ गई थी। कुछ घर ऐसे थे जिनमें व्यापार तो चलता था, पैसा भी बहुत आता था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता था। कुछ घर ऐसा थे कि उनमें मतलब किसी भी प्रकार से आचरण व्यवहार किसी भी प्रकार से ठीक नहीं था। कुछ घर ऐसे थे जिनमें घर की सकारात्मक ऊर्जा पूरी नकारात्मक में बदल गई थी। उसके कारण किसी भी प्रकार से मान सकते हैं कि गलत एलिमेंट उन्होंने घर में उपयोग कर लिए, गलत कलरों का उपयोग कर लिया। तो काफ़ी सारे ऐसी केस स्टडी आई जो काफ़ी जगह विक्रय नहीं हो पा रही थी, काफ़ी दुकान चल नहीं पा रही थी। सब जगह ज़मीन की ऊर्जा को बढ़ाया और चमत्कारिक परिणाम उनको प्राप्त हुए। जी, जो लोग आपको देख रहे हैं वे भी चाहते हैं कि उन्हें भी चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हों, तो वे आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ग्वालियर में कहाँ मिल सकते हैं, या कोई संपर्क नंबर आप बताना चाहें? देखिए, मैं रहने वाला सुपरी का हूँ और हेड ऑफिस मेरा इंदौर में अलंकार पॉइंट में है। सुपरी में भी मेरा ऑफिस है और ग्वालियर जब भी मैं कभी भी आता हूँ तो मैं गहना ज्वेलर्स सराफा बाज़ार पर ही अपनी उपलब्धि दे पाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको एक्सपर्ट से संपर्क करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल लगा के इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी वास्तु टिप्स को जान सकते हैं। मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज नवदुर्गा का पहला दिन है और लोग खरीदारी तो करेंगे ही, तो खरीदते समय वे वास्तु के अकॉर्डिंग किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि उनकी जो खरीदारी है वो सफल रहे और समृद्धिपूर्वक रहे? देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे भारत में यह संदेश फैलाना चाहता हूं कि नवरात्रि और दीपावली में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की पंगुलियों का उपयोग मत करिए। जैसे कि आज भारत जैसे देश में 2
पैर चिन्ह लक्ष्मी के बने आने लगे, उसके बीच में एक स्वास्तिक बना आने लगा और उसको घर के मेन गेट पे लगाने लगे, हर कमरे के गेट पे लगाने लगे। अगर कोई भी स्वास्तिक पैरों में आता है तो एक जनरल स्वास्तिक 10 लाख बॉबिस एनर्जी जनरेट करता है, और जैसे ही आपने उसको पैरों में डाला मल्टीप्लाई 10, मतलब 1 CR नेगेटिव एनर्जी आपने जनरेट कर ली। तो इसलिए प्लास्टिक की पंगुलियाँ पैरों में स्वास्तिक बनी हुई मत लगाइए। उसके अलावा आप किसी भी प्रकार से शुभ लाभ प्लास्टिक के जो खरीद रहे हैं उनकी जगह आप अपने सिंदूर का उपयोग करिए, केसर का उपयोग करिए, चंदन का उपयोग करिए, उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उसके अलावा नवरात्रि के लिए सबसे अच्छा वास्तु टिप्स ये है कि अब माता के लिए जो जोत जलाएं, अखंड जोत, वह आप अपने घर के आग्नेय कोण में जलाएं, जिसको दक्षिण और पूरब का कॉर्नर बोलते हैं। इस कोण में आप जलाते हैं तब निश्चित रूप से आपके घर में पैसे का भी स्थिर आगमन हुआ और नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास जी। तो आज हमने जाना कि घर लेते समय या फिर जो भूमि की एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव हम कैसे आकलन कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं खरीदारी के समय। और साथ साथ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि प्लास्टिक के स्वास्तिक या शुभ लाभ ना खरीदें, सिंदूर से, रोली से या अन्य किसी चीज़ से उसे लेके, जिससे कि आपके घर में सुख और समृद्धि आए। तो एक बार फिर से हम हाजिर होंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में नई वास्तु टिप्स के साथ। तब तक के लिए मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।